श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने सकर्मक व अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य में पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत्काल और संभावना बोधक वाक्यों का अनुवाद करने में क्या भेद है और किस प्रकार अनुवाद करना चाहिए उसको उदाहरण सहित विस्तार से समझा था। और साथ में हमने अधिकरण विशिष्ट विशेषणों का भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको अच्छी तरह से देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे तप्रत्यांत क्रिया का विशेषण के रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त भूतकालिक क्रिया का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए तप्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, हवा से कागज के टुकड़े बिखर गए। पिछली कक्षा में हम इसको देख चुके हैं। अनुवाद इस प्रकार होगा, वायुना कर्गदस्य शकलानि विकीर्णानि। दूसरा वाक्य है, बिखरे हुए कागज के टुकड़े उठाकर रवि ने कूड़ेदान में डाल दिए। वाक्य की आप पहचान कीजिए। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है कि कर्मवाच्य का। क्रिया है डाल दिए, क्या? टुकड़े। टुकड़े यहाँ पर डालने की क्रिया के कर्म है। क्रिया का संबंध कर्म के साथ है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। डाल दिया अर्थात फेंक दिया। फेंकने के लिए हम क्षिप धातु का प्रयोग करते हैं और क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है अतः अनुवाद करने के लिए हमें तप्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है। क्षिप धातु तप्रत्यांत क्रिया है क्षिप्त। क्रिया का संबंध टुकड़े इस कर्म के साथ है और टुकड़े को संस्कृत में शकल कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। इस प्रकार टुकड़े इस कर्म का अनुवाद करने के लिए हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अतः डाल देना क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी क्षिप्त इस तांत क्रिया का भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में। कूड़ेदान अधिकरण कारक हैं अतः अनुवाद करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कूड़ेदान को संस्कृत में अवकर पात्र कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। किसने डाल दिए? रवि ने। तो रवि कर्ता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उठाना, इसके लिए संस्कृत में उत्पूर्वक स्थापित धातु का प्रयोग होता है। रूप इसके पाठी के अनुसार ही चलते हैं और उठाकर इसका अनुवाद करने के लिए हम उत्पूर्वक स्थापित धातु ल्यप प्रत्यांत क्रिया उत्थाप्य का प्रयोग करेंगे। किसके टुकड़े? कागज के। तो कागज का टुकड़े के साथ संबंध है अतः अनुवाद करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे टुकड़े हैं? बिखरे हुए टुकड़े हैं। तो बिखरे हुए यह कागज का विशेषण है और स्वयं में क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है। क्योंकि प्रथम वाक्य में आप देखें टुकड़े बिखर गए और वो बिखरे हुए टुकड़े। इस प्रकार बिखरे हुए यह भूतकालिक क्रिया टुकड़े का विशेषण है और जब भूतकालिक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती हैं तब अनुवाद करने के लिए हमें तप्रत्यांत क्रिया का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर भी बिखरे हुए इसका अनुवाद करने के लिए हम विपूर्वक क्रिया धातु तप्रत्यांत क्रिया विकीर्ण का प्रयोग करेंगे और विशेष टुकड़े का अनुवाद करने के लिए क्योंकि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है अतः बिखरे हुए इसका अनुवाद करने के लिए विकीर्ण क्रिया में भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, विकीर्णानि कर्गदस्य शकलानि उत्थाप्य रविना अवकर पात्रे क्षिप्तानि। तो इस वाक्य में विकीर्णानि शकलानि में विकीर्णानि जो है वो तप्रत्यांत क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग की गई हैं और क्षिप्तानि यह तप्रत्यांत क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है। और यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में होता तो इसका स्वरूप ऐसा होता, बिखरे हुए कागज के टुकड़ों को उठाकर कवि ने कूड़ेदान में डाल दिया। डाल दिया किसने? रवि ने। तो यहाँ पर डाल देने की क्रिया का संबंध रवि कर्ता के साथ है अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। तो आपको ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की अच्छी तरह से पहचान हो जाए, अन्यथा अनुवाद करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और आप लोग भी बिना उकताए बिना बोर हुए इसको ध्यान से सुने और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के वाक्यों के भेद को पकड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा है। डाल देना यह क्रिया सकर्मक है और सकर्मक सामान्य भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में हम देख चुके हैं
या तो हम तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं या तो लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्रिया बनेगी क्षिप्तवत, और क्रिया क्योंकि कर्ता के अनुसार चलती हैं और कर्ता रवि का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, अतः क्षिप्तवत क्रिया में भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा क्षिप्तवान, और यदि लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब रूप बनेगा अक्षिपत। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, विकीर्णानि कर्गदस्य शकलानि उत्थाप्य रवि अवकर पात्रे क्षिप्तवान अक्षिपत वा। इस वाक्य में भी टुकड़ों का अनुवाद करने के लिए शकलानि शब्द का ही प्रयोग किया है, और पूर्व वाक्य में भी हमने शकलानि शब्द का ही प्रयोग किया था, पर दोनों में अंतर है। पूर्व वाक्य में शकलानि प्रथमा विभक्ति का रूप है बहुवचन का, और दूसरे वाक्य में शकलानि जो है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है, और विशेषण के रूप में जिस क्रिया का प्रयोग हुआ है वो भूतकाल की है कि नहीं, यह पहचान बहुत आवश्यक है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। आज भोजन में कुछ रोटियां बच गई थीं। बताइए यह वाक्य किस काल का है? आपने ठीक पहचाना, यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और बच गई थी यह क्रिया कर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अतः वाक्य कर्तृवाच्य में ही चलेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल में अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी होगी। बचने के लिए संस्कृत में अवपूर्वक शिष्ट धातु का प्रयोग होता है, इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं जो आपको सिखाए नहीं गए हैं। तप प्रत्ययान्त रूप बनेगा अवशिष्ट, जिसका कि लोक में भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। क्या बच गई थी? रोटियाँ। तो रोटियाँ यह कर्ता कारक है। रोटियों के लिए संस्कृत में रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। तो क्योंकि कर्ता रोटियों का अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अतः बच गई इसका अनुवाद करने के लिए अवशिष्ट इस क्रिया में भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। और रोटियां जो है वो युष्मद अस्मद से भिन्न अन्य विभाग के अंतर्गत आएगी, अतः थी इसका अनुवाद करने के लिए भी हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कुछ रोटियां, यहाँ पर कुछ रोटियों का विशेषण है। कुछ जो है वो अनिश्चित संख्या को बताने वाला शब्द है, अतः किम सर्वनाम के साथ हमें चित अथवा चंद शब्द जोड़ करके अव्यय बना करके प्रयोग करना होगा। रोटियों में क्योंकि हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः किम सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर प्रयोग करना होगा, और वह रूप बनेगा काहा। काहा बहुवचन में प्राय करके चन शब्द जोड़ा जाता है, अतः कुछ इसका अनुवाद बनेगा काश्चन। भोजन अधिकरण कारक है, अतः भोजन का अनुवाद करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और आज का अनुवाद करने के लिए अद्य अव्यय का प्रयोग होगा, तो वाक्य का अनुवाद होगा अद्य भोजने काश्चन रोटिकाः अवशिष्टाः आसन। आगे वाक्य है, वे बची हुई रोटियां चाची ने कहाँ रख दी हैं। अब बताइए यह वाक्य किस काल का है? क्रिया है रख दी हैं, कौन? रोटियां। तो क्रिया का संबंध रोटी के साथ है और सकर्मक क्रिया है, रोटियां उसका कर्म है। तो क्रिया का संबंध क्योंकि कर्म के साथ है और अंत में है सुनाई पड़ रहा है, अतः यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और सकर्मक धातु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर्मवाच्य में अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है। तो रख दी है, यहाँ पर रख देना, इसका अनुवाद करने के लिए हम स्थापित धातु तप प्रत्ययान्त क्रिया स्थापित का प्रयोग करेंगे। और रख देने का संबंध क्योंकि रोटियों के साथ है और रोटियों का अनुवाद करने के लिए हम रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अतः रख देना इसका अनुवाद करने के लिए स्थापित इक्तांत क्रिया के साथ भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। और रोटियां युष्मद अस्मद से भिन्न अन्य विभाग में आती हैं, अतः उससे संबंधित होने से हैं इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसने रख दी है? चाची ने। तो चाची यहाँ पर कर्ता है, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चाची को संस्कृत में पितृव्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कहाँ का अनुवाद करने के लिए कुत्रव्य का प्रयोग करेंगे। कैसी रोटियाँ? बची हुई। तो पूर्व वाक्य में देखें, रोटियाँ बच गई थी, वे बची हुई रोटियाँ। तो बची हुई यह भूतकालिक विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो बची हुई इसका अनुवाद करने के लिए हम अवशिष्ट इस तप प्रत्ययान्त क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। और विशेष्य में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः
बची हुई इसका अनुवाद करने के लिए हम अवशिष्ट इस त प्रत्यंत क्रिया में भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे और वे भी रोटियों का ही विशेषण है, अतः वे का अनुवाद करने के लिए भी तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, ताः अवशिष्टाः रोटिकाः पितृव्यया कुत्र स्थापिताः सन्ति। और यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में होता तो इस प्रकार लिखा जाता, वे बची हुई रोटियां चाची ने कहाँ रख दी है। दोनों वाक्य में केवल आप देखें है में अंतर है। प्रथम वाक्य में है बहुवचन का है और द्वितीय वाक्य में है यह एकवचन की क्रिया है, क्योंकि पूर्व वाक्य कर्मवाच्य का था और क्रिया का संबंध रोटियों के साथ था और रोटियां संख्या में बहुत थी, अतः है यह बहुवचन में प्रयोग किया गया है। और द्वितीय वाक्य में है का संबंध कर्ता चाची के साथ है और चाची संख्या में एक है, अतः यहाँ पर है क्रिया भी एकवचन में प्रयोग की गई है। अब यह पूर्ण वर्तमान काल का तो वाक्य है पर कर्तृवाच्य का है। सकर्मक धातु कर्तृवाच्य पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा, ताः अवशिष्टाः रोटिकाः पितृव्या कुत्र स्थापितवती अस्ति। यहाँ पर भी दोनों जगह रोटिकाः शब्द का ही प्रयोग किया गया है रोटियों का अनुवाद करने के लिए, पर कर्मवाच्य के वाक्य में रोटिकाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और कर्तृवाच्य के वाक्य में रोटिकाः द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप प्रयोग किया गया है। आगे वाक्य है, सुबह छत से बच्चा गिर गया। क्रिया गिर गया अकर्मक क्रिया है और कर्ता के साथ संबंध है, अतः वाक्य सामान्य भूतकाल का है। क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम त प्रत्ययांत तवतु प्रत्ययांत क्रिया अथवा लंग लकार तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गिरने के लिए पत धातु का प्रयोग होता है, अतः त प्रत्ययांत क्रिया बनेगी पतित, तवतु प्रत्ययांत क्रिया होगी पतितवत। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है। वाक्य में कर्ता बच्चा है, बच्चा के लिए संस्कृत में बालक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में एक होने से एकवचन का प्रयोग होगा, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए तवतु प्रत्ययांत क्रिया और त प्रत्ययांत क्रिया में भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग करेंगे और लंग लकार का प्रयोग करते समय हम प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कहाँ से गिरा? छत से। छत अपादान कारक है, अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छत को संस्कृत में भवन पृष्ठ कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कब गिरा? सुबह। यह कालाधिकरण कारक है, इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रातः इस अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य का अनुवाद होगा, प्रातः भवन पृष्ठात् बालकः पतितः पतितवान अपतद वा। आगे वाक्य है, छत से गिरे हुए बालक के हाथ की हड्डी टूट गई है। अब पहचानिए यह वाक्य किस काल का है। क्रिया है टूट गई है, टूटने के लिए अकर्मक धातु त्रुट का प्रयोग होता है और टूट गई इस भूतकाल की क्रिया के साथ है सुनाई पड़ रहा है, अतः यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में अनुवाद करने के लिए हमें त प्रत्ययांत क्रिया के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी होगी। टूट गई इसका अनुवाद करने के लिए त्रुट धातु त प्रत्ययांत क्रिया त्रुटित का प्रयोग होगा। क्या टूट गई है? हड्डी। हड्डी को संस्कृत में अस्थि कहते हैं, इकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। इसके रूप दधि के अनुसार चलेंगे, वारी के अनुसार नहीं चलेंगे। दधि और वारी के रूप में क्या भेद है यह हम कक्षा 34 में देख चुके हैं। यदि आपको स्मरण में नहीं है तो कृपया एक बार कक्षा 34 देख लें। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में एक होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे, तो हड्डी इस कर्ता का अनुवाद करने के लिए हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, अतः टूट गई इसका अनुवाद करने के लिए त प्रत्ययांत क्रिया त्रुटित का भी अनुवाद करने के लिए नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होगा। और है क्रिया का संबंध हड्डी के साथ है। हड्डी युष्मद अस्मद से भिन्न है, अतः अन्य विभाग का होने से है क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयोग करेंगे। किसकी हड्डी? हाथ की हड्डी। हाथ का हड्डी के साथ संबंध है, अतः अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाथ को संस्कृत में हस्त कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किसका हाथ? बालक का हाथ। तो बालक का हाथ के साथ संबंध है, अतः बालक का अनुवाद करने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। कैसा बालक? गिरा हुआ बालक। तो बच्चा गिर गया में गिर गया भूतकाल की क्रिया थी, उसी गिरे हुए बच्चे के हाथ की हड्डी टूटी हुई है, अतः यहाँ पर गिरा हुआ यह भूतकालिक क्रिया है और बालक का विशेषण है, अतः अनुवाद करने के लिए हम त प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो गिरा हुआ इसका अनुवाद करने के लिए पत धातु त प्रत्ययांत क्रिया है पतिता और बालक का विशेषण होने से यहाँ पर भी हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे।
कहाँ से गिरा? छत से। तो छत यहाँ पर गिरने की क्रिया का अपादान कारक है, अतः अनुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा भवन पृष्ठात् पतितस्य बालकस्य हस्तस्य अस्थि त्रुटितम अस्ति। आगे वाक्य है बच्चों के द्वारा बार बार खींचने से डाली झुक गई। झुकने के लिए संस्कृत में हम नम धातु का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार करना, इस अर्थ में भी नम धातु का प्रयोग किया जाता है। नम धातु अकर्मक धातु है, अतः यह वाक्य सामान्य भूतकाल का है। अकर्मक धातु के सामान्य भूतकाल में अनुवाद करने के लिए हम त, तवतु और लंग तीन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नम धातु त प्रत्यांत क्रिया है नत, और तवतु प्रत्यांत क्रिया बनेगी नतवत। कौन झुक गई? डाली। डाली को संस्कृत में शाखा कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में एक होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कर्ता डाली का अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अतः झुक गई इसका अनुवाद करने के लिए भी हम त प्रत्यांत और तवतु प्रत्यांत क्रिया में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, और लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयोग की जाएगी। डाली कैसे झुक गई? खींचने से। तो खींचना यह डाली के झुकने का कारण है, हेतुवाची शब्द है। क्रिया जब हेतु के रूप में प्रयोग की जाती है तब अनुवाद करने के लिए हम तृतीया अथवा पंचमी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। खींचने के लिए हम संस्कृत में कृष धातु ल्युट प्रत्यांत क्रिया कर्षण का प्रयोग करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। बार बार इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में मुहुर्मुहुः अव्यय का प्रयोग होगा। खींचने की क्रिया के कर्ता हैं बच्चे। ल्युट प्रत्यांत क्रिया के कर्ता में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। कब किसका प्रयोग करना है यह विस्तार से हम कक्षा 36 में देख चुके हैं। यदि स्मरण में न हो तो कक्षा 36 को एक बार देख लें। यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संख्या में बच्चे बहुत हैं अतः बहुवचन का प्रयोग होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा बालकैः मुहुर्मुहुः कर्षणात् शाखा नता नतवती अनमत वा। आगे वाक्य है झुकी हुई शाखा को देखकर नानी ने बच्चों को डांट दिया था। क्रिया है डांट दिया था, किसने? नानी ने। नानी कर्ता कारक है और डांटने की क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है, अतः वाक्य कर्तृवाच्य का है और पूर्ण भूतकाल का है। तो सकर्मक धातु कर्तृवाच्य पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। डांट देना, इसके लिए संस्कृत में तर्जी धातु का प्रयोग होता है। पाठी के समान रूप चलते हैं। और डांट देना, इसके लिए तर्जी धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया तर्जितवत का प्रयोग किया जाएगा। नानी को संस्कृत में माता मही कहते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में एक होने से एकवचन। तो कर्ता का अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। अतः डांट दिया इसका अनुवाद करने के लिए भी तर्जितवत क्रिया में हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। और नानी युष्मद अस्मद से भिन्न अन्य विभाग के अंतर्गत आती हैं, अतः था इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करेंगे। बच्चे कर्मकारक हैं, संख्या में बहुत हैं, अतः अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। देखकर इसका अनुवाद करने के लिए दृश्य धातु त्वा प्रत्यांत क्रिया दृष्टवा का प्रयोग करेंगे। क्या देखकर? शाखा को। तो शाखा देखने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसी शाखा? झुकी हुई। तो झुकी हुई शाखा का विशेषण है और भूतकालिक क्रिया है। तो भूतकालिक क्रिया विशेषण के रूप में जब आती है तब हमें अनुवाद करने के लिए तप प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है। तो झुकी हुई उसका अनुवाद करने के लिए तप प्रत्यांत क्रिया है नत। विशेष्य शाखा का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः झुकी हुई इसका अनुवाद करने के लिए नत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा नताम शाखाम दृष्ट्वा मातामही बालकान तर्जितवती आसीत। और इस वाक्य को यदि कर्मवाच्य में प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार किया जा सकता है झुकी हुई शाखा के कारण नानी के द्वारा आज बच्चे डांट दिए गए थे। तो यह वाक्य कर्मवाच्य पूर्ण भूतकाल का है, अतः अनुवाद करने के लिए हम त प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। डांट दिए गए थे कौन? बच्चे। तो क्रिया का संबंध बच्चे कर्म के साथ है। बच्चों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में बालक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। बच्चे संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बच्चों का अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। अतः डांट दिए गए इसका अनुवाद करने के लिए भी त प्रत्यांत क्रिया तर्जित में भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे।
और थे इसका भी संबंध बच्चे के साथ है। बच्चे युष्मद अस्मद भिन्न अन्य विभाग के अंतर्गत आते हैं, अतः थे इसका अनुवाद करने के लिए भी हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और नानी कर्ता कारक हैं, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। झुकी हुई शाखा हेतु है, हेतुवाची शब्दों का अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, नतया शाखया माता मह्याद्य बालकाः तर्जिताः आसन्। आगे वाक्य है, बारिश में खेत में बहुत खरपतवार उग गया था। तो उग जाना अकर्मक क्रिया है, अतः वाक्य कर्तृवाच्य पूर्ण भूतकाल का है। अनुवाद करने के लिए तप्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार का प्रयोग होगा। उगने के लिए संस्कृत में प्रपूर्वक रूह धातु का प्रयोग होता है। प्रपूर्वक रूह धातु तप्रत्यांत क्रिया बनती है प्ररूढ़। क्या उग गया था? खरपतवार। खरपतवार को संस्कृत में तृणक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। यद्यपि हम जिनको खरपतवार कहते हैं वहाँ बहुत छोटी छोटी घास होती हैं, पर वहाँ पर कभी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। खरपतवार हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, अतः संस्कृत में भी यहाँ पर हम एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार खरपतवार का अनुवाद करने के लिए नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, अतः उग गया इसका अनुवाद करने के लिए प्ररूढ़ क्रिया में भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। और था इसका भी संबंध खरपतवार के साथ है। खरपतवार युष्मद अस्मद भिन्न अन्य विभाग के अंतर्गत आते हैं, अतः था इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग की जाएगी। बहुत यह खरपतवार का विशेषण है, अतः इसका भी अनुवाद करने के लिए बहुप्रातिपदिक नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। कहाँ उगा था? खेत में। तो खेत अधिकरण कारक है। खेत को संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब उगा था? बारिश में। तो बारिश कालाधिकरण है, इसका भी अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बारिश के लिए संस्कृत में वर्षाः आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, अतः सप्तमी विभक्ति का भी बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, वर्षासु क्षेत्रे बहुतृणकम प्ररूढ़म आसीत। तो आप देखें, बारिश में इसका अनुवाद करने के लिए हमने वर्षासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बारिश अर्थ में वर्ष प्रातिपदिक हमेशा ही स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे वाक्य है, खेत में उगा हुआ खरपतवार कल नौकर ने उखाड़कर फेंक दिया। किसने फेंक दिया? नौकर ने। तो क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है। फेंक देना क्रिया सकर्मक है। वाक्य सामान्य भूतकाल का है, तो सकर्मक क्रिया होने पर सामान्य भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करते हैं अथवा तो लंग लकार का प्रयोग करते हैं। फेंक देने के लिए तवतु प्रत्यंत क्रिया बनेगी क्षिप्तवत। और कर्ता नौकर को संस्कृत में कर्म कर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। संख्या में एक होने से एक वचन। तो कर्ता का अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, अतः फेंक दिया इसका अनुवाद करने के लिए भी तवतु प्रत्यंत क्रिया में हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। और लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो क्रिया हम प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग करेंगे। उखाड़ने के लिए संस्कृत में उत्पूर्वक पाटी धातु का प्रयोग होता है, रूप पाठी के अनुसार चलते हैं। और उखाड़ कर इसका अनुवाद करने के लिए हम उत्पूर्वक पाटी धातु ल्यप प्रत्यंत क्रिया उत्पाट्य का प्रयोग करेंगे। क्या फेंक दिया? खरपतवार। तो खरपतवार कर्मकारक है, अतः अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसा खरपतवार? उगा हुआ। तो उगा हुआ यह खरपतवार का विशेषण है और स्वयं में भूतकालीन क्रिया भी है, अतः उगा हुआ इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रपूर्वक रूह धातुक प्रत्यंत क्रिया प्ररूढ़ का प्रयोग करेंगे। और विशेष्य के अनुसार यहाँ पर भी विशेषण में नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। खेत उगने की क्रिया का अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, क्षेत्रे प्ररूढ़म तृणकम ह्यः कर्मकरः उत्पाट्य क्षिप्तवान अक्षिपत वा। और कर्मवाच्य में इस वाक्य का स्वरूप होगा, खेत में उगा हुआ खरपतवार कल नौकर के द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया। क्रिया है फेंक दिया गया, क्या? खरपतवार। तो अब यहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म के साथ है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। धातु सकर्मक है। सकर्मक धातु कर्मवाच्य सामान्य भूतकाल का यह वाक्य है, अतः अनुवाद करने के लिए हम तप्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, क्षेत्रे प्ररूढ़म तृणकम ह्यः कर्मकरेण उत्पाट्य क्षिप्तम। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं, आज माँ ने नुक्कड़ पर खड़े खोखे से ही सब्जी खरीद ली।
क्या खरीद लिया? सब्जी। तो क्रिया का संबंध कर्म के साथ है अथवा वाक्य कर्मवाच्य का है, सामान्य भूतकाल का है। अनुवाद करने के लिए त प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग होगा। तो खरीद ली, इसका अनुवाद करने के लिए हम क्री धातुक त प्रत्यंत क्रिया क्रीत का प्रयोग करेंगे। सब्जी को संस्कृत में शाक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, संख्या में एक होने से एक वचन। अतः खरीद ली इस क्रिया में भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। कहाँ से खरीदी? खोखे से। खोखा अपादान कारक है। खोखे को संस्कृत में क्षुद्रापण कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। खोखे के लिए गुजरात में गल्ला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पान का गल्ला होता है। तो इस प्रकार की छोटी दुकान को संस्कृत में क्षुद्रापण कहते हैं। कैसा खोखा? खड़ा हुआ खोखा। तो खड़ा यह भूतकालिक क्रिया है और खोखे का विशेषण भी है। अतः अनुवाद करने के लिए हमें त प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। खड़ा, इसका अनुवाद करने के लिए स्था धातुक त प्रत्यंत क्रिया स्थित का प्रयोग करेंगे। और विशेष्य के अनुसार यहाँ पर भी हमें पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। कहाँ पर खड़ा है? नुक्कड़ पर। तो नुक्कड़ खड़े रहने की क्रिया का अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। नुक्कड़ के लिए संस्कृत में रथ्याश्र अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। किसने खरीद ली? माँ ने। माँ कर्ता कारक है, कर्मवाच्य में कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अतः मातृ प्रातिपदिक स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन मात्रा रूप का हम प्रयोग करेंगे। आज, इसका अनुवाद करने के लिए अव्यय है अद्य। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य मात्रा रथ्याश्रय स्थितात् क्षुद्रापणादेव शाकम कृतम। और कर्तृवाच्य में वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, आज माँ नुक्कड़ पर खड़े खोखे से ही सब्जी खरीद लाई। तो क्रिया है खरीद लाई, कौन? माँ। तो क्रिया का संबंध यहाँ पर माँ के साथ है, अतः वाक्य कर्तृवाच्य का है। और खरीद लाना सकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, अतः अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यंत क्रिया अथवा तो लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य माता रथ्याश्रय स्थिताद क्षुद्रापणादेव शाकम कृतवती अक्रीणाद वा। आशा करती हूँ अब आपको त प्रत्यय का विशेषण के रूप में किस तरह से प्रयोग करना है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हम कक्षा 85 से लेकर के त प्रत्यय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 8 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। त प्रत्यय को बहुत विस्तार से हमने समझा है, लगभग त प्रत्यय के सारे प्रयोग आ चुके हैं। त प्रत्यय संस्कृत का व्यवहार में बहुप्रयुक्त प्रत्यय है। आप अच्छी तरह से इसकी आवृत्ति करें और समझने का प्रयास करें। आशा करती हूँ आपको त प्रत्यय के जितने भी प्रयोग हैं सब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।